हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लूइड्स, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट का प्रेशर चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो होता है P इज इक्वल टू PATM प्लस रो जी एच। PATM यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मान लीजिए किसी फ्लूइड के ऊपर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो वो भी इस पर एक प्रेशर लगाता है। इसके साथ ही अगर हम किसी नीचे वाले पॉइंट पर जा रहे हों तो ये जो डिस्टेंस है उसके सरफेस से उसे h हम लोग मानते हैं और वहाँ पर रो इस फ्लूइड की डेंसिटी होती है। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ अगला है बोयेंट फोर्स जो लगता है किसी भी बॉडी पर जब वो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है रो वी जी। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो v है वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड अंडर द फ्लूइड है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बोयेंट फोर्स वो फोर्स है जो कि इक्विवेलेंट होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? जितना भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है उतना फ्लूइड बाहर चला गया होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के मास को निकालते हैं हम लोग v इंटू रो से। हमें पता है रो जब डेंसिटी होती है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो जब हम लोग वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मास मिल जाएगा। इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जब हमें वेट निकालना है तो हम बस इसे g से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें ये मिल जाता है। आगे हम लोग बढ़े एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में सबमर्ज कर दिए, पूरी तरह से नहीं भी तो इतना हो गया। यहाँ पर इस पर एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा ग्रेविटी का, लेकिन इस पर एक बोयेंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो अगर अब हम लोग इसका वेट मेजर करें, मान लीजिए हम लोग किसी स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू इसे मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमें इसके ओरिजिनल वेट से कम वेट पता चलता है, इसीलिए इसे एपरेंट वेट कहा जाता है। आगे हम लोग देखें हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपने अगर किसी कार वॉशिंग सेंटर वगैरह में देखा होगा तो इसमें बहुत ही छोटा सा फोर्स हम लोग अपनी तरफ से लगाकर बहुत ही भारी व्हीकल्स को उठा सकते हैं। ये कैसे काम करता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है जब फोर्स बाय एरिया को हम लोग इक्वलाइज करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग एक बहुत छोटे से एरिया पर छोटा सा फोर्स लगाते हैं, तो जब हम लोग इसे एक बड़े एरिया के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये जो फोर्स वापस देगा उस ऑब्जेक्ट को वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है कि जब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी का प्रेशर इक्वल होता है। ये हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर PATM लग रहा होगा और उसके बाद जितना भी हाइट हम लोग नीचे आएंगे उतने हाइट नीचे आने पर हमें इक्वल प्रेशर मिलेगा उस फॉर्मूले में डालने पर भी। आगे हम लोग देखें एवरेज प्रेशर जो साइड वॉल्स पे लगता है वो रो GH बाई 2 होता है। या आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो बीच वाले पॉइंट पर प्रेशर हो रहा होगा वही उस पूरे वॉल का एवरेज प्रेशर होगा, नहीं तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है कि अगर हम लोग किसी भी कंटेनर को एक्सेलरेट करते हैं तो उसके कारण जैसा आपने NLM में पढ़ा होगा कि एक सूडो फोर्स टाइप का लग जाता है ऑब्जेक्ट के फ्लूइड के ऊपर, जिसके कारण फ्लूइड का जो शेप होता है वो हॉरिजॉन्टल से बदलकर इस तरह का स्लैंटेड हो जाता है। इससे होता क्या है कि एक G इफेक्टिव फोर्स लगती है। जैसा हमने NLM में पढ़ा था कि सूडो फोर्स जब भी हम लोग लगाएंगे, मान लीजिए ये A से आगे चल रहा है, तो जब हम लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगेगा कि इस पर एक फोर्स पीछे लग रहा है, जिसके कारण इस फ्लूइड का जो G के साथ साथ एक एक्सेलरेशन इस साइड भी है, और उसको जब हम लोग हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जैसा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, उसके थ्रू अगर हम लोग G इफेक्टिव निकालना चाहें तो हमें वो √G² + A² मिलता है। इस तरह से अगर आपको यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करने को दिया जाए, मान लीजिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना हो, तो यहाँ पर हम लोग G के बदले G इफेक्टिव यूज़ करेंगे अगर हम लोग इस तरह का स्लैंटेड हाइट यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में इस तरह का डायग्राम दिया गया हो, आपको G इफेक्टिव दिया हो और आपको इस हाइट पर या इस डेप्थ पर प्रेशर बताना हो, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि आप G इफेक्टिव यूज़ कर रहे हो, ना कि G। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसा वेलोसिटी और एरिया को अगर हम लोग रिलेट करने की कोशिश करें तो वो हमें मिलता है
V1A1 इज इक्वल टू V2A2 इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब एक पाइप के क्रॉस सेक्शन से कितने वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ज़्यादा है। ये इसीलिए है क्योंकि जो हमें फाइनल वॉल्यूम का फ्लो रेट चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो इस वॉल्यूम के फ्लो रेट को इक्वल करने के लिए हमें दिखता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम वेलोसिटी और जितना कम एरिया होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी हमें देखने को मिल सकती है। आगे हम लोग देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम एक तरह से हम लोग कह सकते हैं हमने जैसा पहले ही पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह उसी पर बेस्ड होता है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी फ्लूइड में ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। ये स्पेशली काम कब देता है, मान लीजिए आपको एक ऐसा फ्लूइड का फ्लो दिखाया गया हो जो कि अलग अलग हाइट्स पर अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर बह रहा है, तो वहाँ पर आपको बर्नौलीज थ्योरम लगाना पड़ता है अलग अलग जगहों के वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए या कि वहाँ के प्रेशर को फाइंड करने के लिए। तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं वेंचुरी मीटर एक डिवाइस होता है, आपको इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अलग अलग जगहों पर प्रेशर फाइंड करने में हेल्प करता है और ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट हमें देखने को मिलता है उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन दोनों पॉइंट्स पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका यूज़ बाद में हम लोग फिर बर्नौलीज थ्योरम में अगर लगाना चाहें या फिर आगे चलकर किसी और जगह पर हमें इसे यूज़ करना हो तो उसे हम इस तरह से मेजर करते हैं। आगे हम लोग देखें कि अगर हम किसी फ्लूइड भरे कंटेनर में एक होल करते हैं तो उसके थ्रू जो फ्लूइड बह रहा होता है वो जितना फोर्स लगाता है वो होता है रो AV स्क्वायर के बराबर। आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं ऊपर मोमेंटम चेंज को यूज़ करते हुए। अगला है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी डिफाइन होती है T इंटू एरिया से, जो कि यहाँ पर T एक कांस्टेंट है। किसी भी ड्रॉप के लिए सरफेस एनर्जी पाई आर स्क्वायर इंटू टी होती है और किसी भी बबल के लिए T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 होती है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा हम लोग अगर देखें किसी भी बबल में या किसी भी ड्रॉप में सिर्फ एक सरफेस देखने को मिलती है, जबकि अगर हम लोग बबल की बात करें तो बबल में एक सरफेस बाहर और एक सरफेस अंदर की तरफ होती है। इसी कारण से जब हम लोग सरफेस एनर्जी निकालते हैं तो उसमें हम लोग इंटू 2 कर देते हैं इसके केस में। लिफ्टिंग अगर हमें करनी हो किसी बॉडी की तो वहां पर फोर्स जो हमें लगाना पड़ता है वो mg के साथ साथ 2TL भी लगाना पड़ता है। ये सरफेस टेंशन के रूप में हमें देखने को मिलता है, जहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी आप खुद देखेंगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करें और फिर जब आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो पानी भी थोड़ा सा उसे स्टिक हो जाता है, जिसके कारण हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है उसे उठाने के लिए। वो यही सरफेस टेंशन है। आगे हम लोग देखें एक्सेस प्रेशर जो किसी भी ड्रॉप या बबल के अंदर होता है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ड्रॉप में सिर्फ एक सरफेस है तो ये 2T/R होता है, जबकि बबल में दो सरफेसेस देखने को मिलते हैं तो ये 4T/R के बराबर होता है। आगे देखें अगर हम लोग दो बबल्स को कनेक्ट कर दें तो दो बबल को कनेक्ट करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलता है कि जो छोटा बबल है वो और भी छोटा होते जाता है और जो बड़ा बबल है वो और भी बड़ा होते जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप ये देख सकते हैं एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले में हमने देखा था 4T/R, तो जिसका R कम होगा वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा और हम लोग जानते हैं कि जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। इसी कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम लोग एक छोटे और एक बड़े बबल को कनेक्ट करेंगे तो छोटा बबल और छोटा होता जाएगा और बड़ा बबल और बड़ा। ये वाली कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपसे कुछ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस में भी इसे पूछ दिया जाए। आगे हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में आपको जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि वाटर जैसे फ्लूइड्स के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है, जबकि मरकरी जैसे फ्लूइड्स में ये 90 डिग्री के ज़्यादा होता है। आपने देखा भी होगा अगर आप थर्मोमीटर के बल्ब को तोड़ देते हैं तो वो बबल की मतलब वो किसी राउंड ऑब्जेक्ट की तरह ज़मीन पर गिरता है और उसे उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आप इससे कह सकते हैं कि वो एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरह का बन जाता है कि वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट की तरह शेप ले लेता है। सेम चीज़ हम लोग टेस्ट ट्यूब्स में भी अगर डालेंगे इन फ्लूइड्स को तो देखने को मिलेगा, जहाँ पर वाटर इस तरह का शेप बनाता है, मेनिस्कस जिसे कहते हैं, और मरकरी इस साइड इस तरह का शेप वहाँ पर ले लेता है।
आगे हम लोग देखें कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन में आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि अगर हम लोग किसी भी कैपिलरी ट्यूब को फ्लूइड में डुबाएंगे तो कितने ऊपर तक कितने हाइट तक वो फ्लूइड उठेगा, तो वो होता है 2T/r ρg के बराबर। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि ये जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। मतलब हम लोग टेस्ट ट्यूब का रेडियस कितना लिए हैं उस पर डिपेंड करता है कितने हाइट तक ऊपर जाएगा ये चीज़ याद रखने वाली इसीलिए है क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखें विस्कोसिटी। तो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na/dV/dy। यहाँ पर dV/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे ये डिस्टेंस y है और यहाँ पर v वेलोसिटी से बह रहा है, तो इससे इस दूरी पर जितना भी चेंज आ रहा होगा विथ y उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। अगला है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जो विस्कोसिटी के कारण जो विस्कस फोर्स लग रही है उसका वैल्यू होता है 6/v, जबकि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो वो एक सर्टेन वेलोसिटी अटेन करने के बाद उसी वेलोसिटी से चलते रहता है। मतलब उस पर और कोई फर्दर फोर्स नहीं लगती और उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता। उसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर v के रूप में इसे दिखा एक सर्टेन वेलोसिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब हम लोग इसे कहीं भी डालेंगे बुओयंट फोर्स और वेट के साथ मेजर करते हुए तो वहाँ पर हमें दिख जाएगा जब उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा हो तो कौन सी वेलोसिटी मिलती है, उसे ही हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसी के साथ फ्लूइड्स का ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला हम लोग बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास की तरफ। सेंटर ऑफ मास निकालने का अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट पर कुछ मास रख के दिए गए हों तो वो फॉर्मूला जो होता है वो ये है m1x1 + m2x2 बाई m1 + m2 का सभी मासेस का सम, वो हमें उसका x कोऑर्डिनेट देगा और उसके y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग जैसे x में किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे m1y1 + m2y2 और उसको पूरे मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं एक तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म है ये सेंटर ऑफ मास निकालने का। इसी के बेसिस पर हम लोग आगे जितने भी ऑब्जेक्ट्स के या फिर कुछ सेपरेट मासेस के निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, तो वहाँ पर हमें इन्हें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव ऑब्जेक्ट्स की बात है तो होता क्या है कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वहाँ रख भी दें तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो हम m(xm) यूज़ करके उसे नीचे +m कर देंगे तो हमें वहाँ पर आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी। ये वाला केस स्पेशली हेल्पफुल होता है जब हमें दिया जाता है किसी डिस्क से निकाला हुआ कोई सेक्शन या फिर किसी स्फीयर से निकाला हुआ कोई सेक्शन या फिर किसी स्क्वायर से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको सिंपली क्या करना है, इसके सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास को यूज़ करते हुए या फिर किसी डिस्क के ऊपर कोई दूसरा डिस्क रख दिया जाए तो दोनों के सेंटर ऑफ मास को यूज़ करते हुए जहाँ भी नेट सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट होगा उसे निकालना पड़ेगा। आगे है कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मासेस। ये आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन बॉडीज़ हैं तो आपको इनके सेंटर ऑफ मासेस याद भी रहे तो अच्छा होगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हाफ रिंग की, हाफ डिस्क की, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड कोन और हॉलो कोन की। ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो याद आपको रखने चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि एक हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर एक सॉलिड कोन रखा हुआ है, तो इस टोटल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। आपको इसका हाइट दे दिया जाएगा और ये वाला रेडियस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि इस सॉलिड कोन का h/4 पर होता है और किसी भी सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8 पर होता है। तो आप यहाँ पर जैसे यूज़ कर सकते हैं तो उस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ें, अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी हो तो वो भी हम ऊपर वाले फॉर्मूले की ही तरह यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं, जहाँ पर हमें सबके मोमेंटम का सम डिवाइडेड बाय सबके मास का सम करना होता है। सेम चीज़ एक्सेलरेशन में भी सबके एक्सटर्नल फोर्स का सम बाय सबके मास का सम। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि मान लीजिए किसी सिस्टम पर जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर
एक या दो ऑब्जेक्ट ही है, तो वहाँ पर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा या एक्सेलरेट नहीं करेगा। अगर वो सिस्टम स्टेशनरी है तो मूव भी नहीं करेगा, और अगर मूविंग है तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कई बार इस तरह का केस दे दिया जाएगा कि दो बॉल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, वो इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में छोड़े गए हैं, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि मान लीजिए अगर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी पोजीशन पर हमेशा फिक्स्ड होगा। जब आप इसके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वहाँ पर जो मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसी भी सिस्टम का, वो कंजर्व्ड रहेगा। यहाँ पर हमें स्पेशली जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं बॉय ट्रॉली और गन बुलेट। यहाँ पर एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों प्रॉब्लम्स के बीच में, जो कि कई बार हम लोग ओवरलुक कर देते हैं नॉर्मल स्टडीज़ में, और इसके कारण क्वेश्चंस बनते हुए भी नहीं बन पाते हैं। तो बॉय ट्रॉली प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें दिया रहता है कि एक बॉय है जो कि किसी ट्रॉली के ऊपर से जंप कर जाता है। यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी दी जाती है बॉय की, वो रिलेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। मतलब वो जब बॉय जंप कर रहा होता है उस समय जो उसकी वेलोसिटी दी गई होती है वो ट्रॉली के रिलेटिव होती है। तो जब हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा बॉय का मास मल्टीप्लाई होगा u माइनस वी से, क्योंकि हमें दिख तो रहा है कि ये u से जंप कर रहा है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से हमें देखने को मिलेगी वो होगी u माइनस वी, जबकि वेलोसिटी v से ही जा रहा होगा ग्राउंड फ्रेम पे देखने पे भी। जबकि गन बुलेट प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब बुलेट की स्पीड दी होती है तो ये गन के रेस्पेक्ट में नहीं, या ग्राउंड ऑब्जर्वर के ही रेस्पेक्ट में होती है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली mv इज इक्वल टू mu लगा सकते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली इसीलिए है क्योंकि इस पर भी कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। अगला है इम्पल्स। इम्पल्स को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने एनएलएम में फोर्सेस लगाए थे, उसी तरह से हम इम्पल्स को भी किसी फ्री बॉडी डायग्राम में बनाकर एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इम्पल्स होता क्या है कि जब भी फोर्स किसी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है तो उसे इम्पल्स कहा जाता है। उस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमें इम्पल्स निकालना हो तो हम एफ डी टी को T1 से T2, जो कि बहुत छोटा इंटरवल होता है, उसके लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है उसमें अगर हम लोग इम्पल्स को ऐड कर दें तो हमें फाइनल मोमेंटम मिलता है। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई बॉल है, हम किसी बॉल को किसी ऑब्जेक्ट पर हिट करते हैं, तो वो बॉल जब हिट हो रही होगी वॉल पर तो वहाँ पर उस पर एक इम्पल्स लगेगा जिसके कारण उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। उसके चेंज ऑफ मोमेंटम को भी हम लोग इम्पल्स कह सकते हैं, क्योंकि जब वो कोलिजन कर रहा होगा तो वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा। कोलिजन के बारे में भी हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं। हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन बेसिकली दो तरह से होते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं। हेड ऑन कोलिजन में भी कुछ टाइप्स होते हैं। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट रहती है। पार्शियली इलास्टिक वो है जहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। मतलब जब भी होता क्या है कि कोलिजन के पहले मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स इस तरह से थे, कोलिजन के टाइम इनके शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाता है जब ये लोग एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे, और फिर ये लोग अपने शेप को रीगेन कर लेते हैं। होता क्या है कि जब ये कोलिजन हो रहा होता है तो इनके शेप के कंप्रेशन के कारण थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड हो जाती है। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो वहाँ पर कोलिजन को इलास्टिक माना जाता है। लेकिन उस कोलिजन के टाइम कुछ पोटेंशियल एनर्जी अगर निकल गई, मान लीजिए हीट के कारण या साउंड के कारण, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है और उसे पार्शियली इनइलास्टिक कहा जाता है। वहीं पर अगर पूरी तरह से इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो वहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है और वहाँ पर सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है। जनरली क्या देखा जाता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन कर रहे होते हैं तो बाद में वो दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। आगे है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हमें कोलिजन के बारे में समझने में हेल्प करता है। ये एक रेशियो है जो कि डिफाइन किया जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से।
इसे E से रिप्रेजेंट किया जाता है। और होता क्या है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 होता है, पार्शियली इलास्टिक के लिए E1 से थोड़ा छोटा होता है और इन इलास्टिक के लिए E0 होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पर इन इलास्टिक में सेपरेशन होता ही नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 2D कोलिजन की तरफ। तो शुरू में हमने देखा हेड ऑन कोलिजन, जहाँ पर दो बॉल्स इस तरह से टकराती हैं, जबकि 2D कोलिजन में क्या होता है कि किसी एंगल पर कोलिजन होता है। यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे हमें मेनली जो इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है उनमें लगाना होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन अगर इलास्टिक कोलिजन है तो। इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो वहाँ पर हमें ई दिया हुआ रहेगा, हमें ई का यूज़ करते हुए उसे लगाना होता है। इसके साथ ही मोमेंटम हमें कोशिश करना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सभी डायरेक्शंस चेक कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये दो बॉल्स कोलाइड की और ये अब अपने अपने रास्ते जा रही हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनिशियली अगर कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं था तो इसका जो वर्टिकल स्पीड होगा या वर्टिकल मोमेंटम होगा वो ऊपर वाले को कैंसिल कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, तो उसे इस चैप्टर में अप्लाई करना होता है। आपको स्पेशली ध्यान क्या देना है कि आप जब क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे तो आप एक फॉर्मूला शीट टाइप का साथ में लेकर बैठें और पहले भी आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन सबको एक बार ध्यान में रख लें। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्लोर कोलिजन। फ्लोर कोलिजन में क्या होता है, मान लीजिए अगर हमने स्ट्रेट किसी बॉल को ड्रॉप किया तो वहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर किसी एंगल पर एक बॉल ड्रॉप हो रही है, मान लीजिए यू स्पीड से, और वो थीटा एंगल पर वर्टिकल के साथ बनाती है, तो यहाँ पर ये जब रिटर्न करेगी तब उसका जो स्पीड होगा उसे हम लोग v कह लें अगर, तो यहाँ पर जो मैंने केस दिखाया है वहाँ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब रिटर्न करते वक्त इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी फ्रिक्शन के एब्सेंस में वो हमेशा इक्वल होगी उसके आने वाले रिटर्न स्पीड के मुकाबले, जबकि जो वर्टिकल स्पीड होगी वो इन्फ्लुएंस करेगी ई के साथ साथ। यहीं पर कभी कभी क्या होता है कि आपको दे दिया जाएगा कि फ्रिक्शन के कारण एक इम्पल्स लग जा रहा है। फ्रिक्शन के कारण जब जब इम्पल्स लगेगा तो इसकी u साइन थीटा वाली वेलोसिटी v साइन अल्फा के बराबर नहीं होगी। आपको मैंने बताया है कि अगर ऐसा कोई इम्पल्स लग रहा हो तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इस बॉल का मास m है, m u साइन थीटा जो उसका इनिशियल मोमेंटम था, प्लस j जो भी उसका इम्पल्स लगा होगा फ्रिक्शन का, जनरली नेगेटिव ही होगा, इज इक्वल टू m इंटू वी साइन अल्फा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आपको उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, स्पेशली जब ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई हो तो। आगे हम लोग बढ़ते हैं रोटेशन की तरफ। तो रोटेशन में एक जो चीज़ जानने वाली है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग एक तरह से मास का इक्विवेलेंट कह सकते हैं। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में मास होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसे हम लोग dm इंटू आर स्क्वायर के इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मास और उसके लोकेशन पोजीशन जहाँ पर रखा हुआ है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर और को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे हर छोटे छोटे मास के लिए, तो हमें उस कंप्लीट बॉडी का या कंप्लीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यहाँ पर भी कुछ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखना चाहिए, वरना हम लोग कभी भी इंटीग्रेशन से इन्हें निकाल सकते हैं। सबसे पहला है रिंग। तो रिंग में एम स्क्वायर, डिस्क, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन और सॉलिड कोन। आप इसे भी याद रख लें, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसे भी कोशिश करें कि आपको याद रहने का हो। आगे हम लोग देखते हैं एक्सिस थ्योरम। तो कई बार क्या होता है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया जाता है। उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन लगाने में कई बार बहुत ज़्यादा समय भी चला जाता है। तो वहाँ उससे बचने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए हमें z एक्सिस के अलोंग पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर हमें y एक्सिस के अलोंग पता है और x एक्सिस के अलोंग पता है, तो हम दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब सम करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के बीच से जो जा रहा थर्ड एक्सिस होता है उसके अलोंग निकल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चीज़ें स्पेशली लागू होती हैं प्लेन सरफेस के लिए। मतलब मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर प्लेन है, तो यहाँ पर आपको अगर ये पता है कि इसके प्लेन से पास हो रहे एक्सिस के अलोंग कितना है, तो आप इसके प्लेन के अलोंग पास हो रहे एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है जो
सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस m इंटू डी स्क्वायर। डी यहाँ पर उस एक्सिस का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग स्क्वायर वाले एग्जांपल फिर से लेते हैं, तो इसके सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I1 और हमें निकालना है कि इसके मान लीजिए किसी वर्टेक्स से कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें पता है ये वाला डिस्टेंस होता है a/√2 और अगर हम इसे I2 कहें तो I2 यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस m जो कि स्क्वायर का मास है इंटू a²/2 इसका स्क्वायर। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये वाला जो दोनों एक्सिस थ्योरम है वो कई बार काम में आ जाता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में आसानी से। आगे हम लोग बढ़ें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एडेड या सब्ट्रैक्टेड हो सकता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग। जैसा हमने देखा था सेंटर ऑफ मास के लिए, सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपसे डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रखकर या डिस्क से एक छोटा डिस्क निकालकर, स्फीयर के पार्ट से एक छोटा स्फीयर निकालकर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करके दिए जाते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। आगे हम लोग देखें लॉज ऑफ मोशन सिमिलर होता है, जैसा मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के, वैसे ही यहाँ पर फोर्स सिमिलर होता है टॉर्क के और लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम सिमिलर होता है लीनियर मोमेंटम के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं F इज इक्वल टू ma जैसा ही फॉर्मूला यहाँ देखने को मिलता है। जैसे फोर्स था वैसे ही यहाँ पर टॉर्क है, जैसे मास था वैसे ही यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जैसे एक्सेलरेशन था वैसे ही यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहीं पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज अगर याद रहती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है आपके लिए। अगला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। न सिर्फ आपने हो सकता है एनएलएम में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जो उस पर नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर एक और कंडीशन आपको याद दिलाई गई है कि किसी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम को पाने के लिए न सिर्फ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बल्कि नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। इसके साथ ही जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी है वो जीरो हो और एंगुलर वेलोसिटी जो बॉडी की है वो भी जीरो हो। आगे हम लोग देखें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था हाफ mv² था ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेटरी के लिए, वैसे ही रोटेशनल के लिए यहाँ पर आप हाफ I ω²। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, आपने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। वर्क डन, जैसा हमने वहाँ पर देखा था कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही यहाँ पर टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम जैसा वहाँ पर लीनियर मोमेंटम था वैसा ही होता है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आपसे कई बार क्या होगा कि किसी लीनियर मोशन के लिए एक पॉइंट के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई बॉडी इस तरह से मूव करी है v वेलोसिटी से, तो उसके मोशन के लिए आपको किसी भी फिक्स पॉइंट से पूछ दिया जाएगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो वो होता है mvd के बराबर। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये इस तरह से जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, हमेशा इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाले लाइन का वो हमेशा d ही है। इसीलिए क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन के दौरान हमेशा ही एंगुलर मोमेंटम mvd के बराबर होता है। ये चीज़ भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। आगे हम लोग देखें कि किसी रिजिड बॉडी के लिए अगर हम लोग को निकालना हो एंगुलर मोमेंटम, तो वो जैसा हमने ऊपर हर चीज़ को कंपेयर किया है वैसे ही यहाँ पर भी L इज इक्वल टू I ओमेगा के जैसा होता है, जैसा हमने वहाँ पर देखा था P इज इक्वल टू mv के बराबर। इसके साथ ही यहाँ पर भी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है। एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल है उसमें अगर हम लोग एंगुलर इम्पल्स अगर हम इससे कहें तो एंगुलर इम्पल्स ऐड कर दें तो वो हमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम दे देगा। यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है फ्री रॉड कोलिजन का। तो फ्री रॉड कोलिजन में आपको याद रखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और E। इसके साथ ही पावर, जैसा हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पावर होता था F इंटू V, वैसे ही यहाँ पावर होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अगला है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में आपसे जो KVP या SA में स्पेसिफिक केसेस पूछे जाते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि अगर हमें वेलोसिटी जो है उसका वो एंगुलर वेलोसिटी इंटू r के बराबर मिल जाता है, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 मिल जाती है, तो वहाँ पर प्योर रोलिंग हो रहा होता है। नहीं तो फ्रिक्शन वहाँ पर काम में आता है। जैसा हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन दो बॉडीज़ के बीच में म्यूचुअल
मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो वैसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हुई आर ओमेगा से तो यहाँ पर बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, जबकि अगर वेलोसिटी कम हुई आर ओमेगा से तो यहाँ पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। आपको इसके क्वेश्चंस स्पेशली प्रैक्टिस करने चाहिए। आप कोशिश करें 40 to 50 क्वेश्चंस इस चैप्टर से लगा लें। आपको मेनली फॉर्मूले याद रखने हैं और जो KPI के पेपर में इससे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। आप कोशिश करें कि उन्हें भी बनाने का ट्राई करते रहें। थैंक यू।